आप अगर कोई आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर हैं तो आपको भी ऐसे सवाल कोई पूछ सकता है। आपको शायद ये चीज़ें पहले ही पता होंगी, लेकिन जब आप मेरे द्वारा आप जब इसको सुनेंगे तो आपको रिवाइज़ हो जाएँगी। और कई-कई बार कोई चीज़ किसी के दिमाग में क्लिक नहीं करती। जब दूसरे को सुनते हैं तो वो दिमाग में क्लिक कर जाती है और उससे रिलेटेड अपना भी दिमाग चलने लग जाता है। तो ये है मेरा मकसद आज की वीडियो को बनाने का। तो चलिए पहले प्रश्न पे आता हूँ। धनिया हाइपरथायराइड में लें या हाइपोथायराइड में? थायराइड को ठीक करने के लिए धनिया का प्रयोग किया जाता है। बहुत समय से किया जा रहा है। ऐसे में जानकारी के अभाव में कुछ लोग इसको सही ढंग से नहीं ले पाते। उनको लाभ नहीं मिल पाता, या मिल पाता है उतना नहीं मिल पाता जितना उनको मिलना चाहिए। कुछ लोगों को लाभ के साथ-साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस या कुछ कमियाँ आ जाती हैं, कुछ और दिक्कतें आ जाती हैं। उनका भी विश्वास डोलने लग जाता है कि क्या करें, ये सेफ है, नहीं है। और कुछ लोगों को लेने से तो बिल्कुल ही दिक्कत करता है। उनको पता नहीं होता कि ये दिक्कत क्यों हो रही है। इस पर आज चर्चा करनी है ताकि आप इसको सेफली यूज़ कर सकें, क्योंकि मैंने अपने वीडियो के नीचे ही देखा जब जा कर के, तो मैंने सैकड़ों कमेंट्स ऐसे पाए जिसमें से बहुत सारे कमेंट्स एक जैसे ही थे इस धनिया को लेकर के। इसमें कोई शक नहीं कि धनिया निरापद चीज़ है, घर का एक मसाला है। तो ज़ाहिर-सी बात है इसको लेने से कोई बहुत लंबा-चौड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि हम सदियों से लेते आ रहे हैं अपनी डाइट में। तो एक डाइट का ही पार्ट है। लेकिन इसको केवल डाइट ही ना समझा जाए। ये एक तरह से मेडिसिन भी है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी बहुत सावधानियाँ तो ज़रूर रखनी पड़ेंगी। आपके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैं लेता हूँ, उन पे बातचीत करके उनका उत्तर देता जाता हूँ। उससे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। साथ-साथ आप अगर कोई आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर हैं, तो आपको भी ऐसे सवाल कोई पूछ सकता है। आपको शायद ये चीज़ें पहले ही पता होंगी, लेकिन जब आप मेरे द्वारा आप जब इसको सुनेंगे तो आपको रिवाइज़ हो जाएँगी। और कई-कई बार कोई चीज़ किसी के दिमाग में क्लिक नहीं करती। जब दूसरे को सुनते हैं तो वो दिमाग में क्लिक कर जाती है और उससे रिलेटेड अपना भी दिमाग चलने लग जाता है। तो ये है मेरा मकसद आज की वीडियो को बनाने का। तो चलिए पहले प्रश्न पे आता हूँ। धनिया हाइपरथायराइड में लें या हाइपोथायराइड में? देखिए हाइपरथायराइड क्या है? हाइपरथायराइड वो है जिसमें आपकी थायराइड ग्रंथि ज़्यादा रस बनाने लगती है। अब वो रस है ये खाना पचाना, बॉडी के अंदर के जो तत्व हैं उनको तोड़ करके आपके शरीर को एनर्जी के रूप में देना। जैसे फर्ज करिए अंदर एक कुछ न्यूट्रिशन स्टोर करके रखा है बॉडी ने, शरीर में। अब आपको न्यूट्रिशन को तोड़ना है और तोड़ करके आपको कुछ ताकत देनी है काम करने के लिए। वो काम इन पाचक रसों का है। ज़ाहिर-सी बात है ये तोड़ने का काम करेंगे तो ये थोड़े गर्म प्रकृति के होंगे। तो जब ये ज़्यादा बनने लगते हैं ये रस, गर्म प्रकृति वाले रस, तो शरीर दुबला होने लगता है जल-जल करके। अब ऐसे में धनिया बहुत अच्छा है, क्योंकि जो धनिया के पत्ते हैं वो ठंडी तासीर के हैं। ठीक? यहाँ पे फिर हम हाइपरथायराइड में धनिया की पत्तियों का प्रयोग करा देते हैं। और वो हमेशा ताज़ा ही होता है, उसको सुखाकर नहीं रखा जा सकता। जब बात आती है हाइपोथायराइड की, जब स्राव बनता ही नहीं, तो इसका मतलब थोड़ी गरमाइश देने की ज़रूरत है। तो उस स्थिति में हम धनिया के बीज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि धनिया के बीज गर्म तासीर के हैं। जी हाँ, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, कई लोग सोचेंगे ये आपने गलत बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। धनिया के बीज गर्म तासीर के हैं, लेकिन इतने गर्म नहीं हैं, हल्के से गर्म। इसको बोलते हैं सुखोष्ण, और साथ में बोलते हैं तर। तर मतलब ये खुश्क नहीं है, उल्टा स्निग्ध हैं, तो इसलिए गर्मी नहीं करते हैं ये। तो यहाँ पे फिर हम बीज देते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ठंडक भी लेनी है लेकिन ठंडी चीज़ पचती नहीं है, कुछ तासीर बॉडी की मिक्स सी है, तो या यूँ कहें कि अगर धनिया के पत्ती प्रयोग नहीं कर सकते,
क्योंकि धनिया की पत्ती बार बार और ज़्यादा लेने से पाचन अग्नि मंद होती है, लेकिन धनिया के बीज से ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो गर्म तर है, वो सर्द है। तो गर्म तर वाली चॉइस ज़्यादा सेफ है अगर लॉन्ग टर्म में लेनी है, बीज वाली। तो करते क्या है, जब हाइपर थायराइड होता है, ज़्यादा अग्नि वाला, ज़्यादा दुबले हो रहे हैं जब, तब इसको हम रात को भिगो देते हैं। धनिया के बीज का पाउडर घर में ही पीस लें, बिना उस पाउडर को मिक्सी में गर्म किए, उसकी जो ताकत है बनी रहेगी। तो उसको रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें, 1.5-2 चम्मच। सुबह उसको मसलें, सारा रस कोशिश करें बाहर आ जाए पानी में, फिर उसको छान करके पी जाएं ठंडा। इसको बोलते हैं किसी चीज़ का हिम बना के लेना। तो हिम बना के आपने सिप सिप करके खाली पेट ले लिया, ये हाइपर में काम आ जाएगा। जब बात करेंगे हाइपो की, काम नहीं कर रहा ये, तो उस स्थिति में, या फिर जब आपको लगता है कि बॉडी को थोड़ी गर्माइश की ज़रूरत है, हाथ पैर ठंडे पड़े रहते हैं, उस स्थिति में इसको उबाल के दे देते हैं। सुबह ही 1.5-2 गिलास पानी में उबालते हैं, जब 1/3 रह जाए छनवा के गुनगुना गुनगुना दे देते हैं। अधिक गर्म तेज देने से कई बार किसी किसी को ज़्यादा गर्मी कर सकता है, तो इसलिए बाकियों को सेफ रहता है। ये पहले प्रश्न का बड़ा एक नपातुला मैंने उत्तर दिया, आपको बहुत मदद होगी। दूसरा प्रश्न, धनिया का सेवन दिन में कितनी बार, कितनी मात्रा में सही रहेगा? देखिए, अगर आप सेफ जोन में चलना चाहते हैं तो 1 बार काफ़ी है। यदि थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ऐसे में आपके पास कोई और सहारा नहीं है, इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है दवाओं पे खर्च करने के लिए, आप 2 बार भी ले सकते हैं। लेकिन 2 बार यदि लेते हैं तो 1.5-1 महीना के बाद उसको थोड़ा रोका जाता है कुछ दिन, ताकि किसी तरह की अधिकता ना हो। अधिकता होने से क्या हो जाएगा? अधिकता होने से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। ऐसे मसाले ज़्यादा 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 इंटेक करते जाएं तो अंततः यूरिक एसिड बढ़ सकता है। इसलिए अगर 1 टाइम लेते हैं तो 3 महीना लगातार देते हैं, अगर 2 टाइम लेते हैं तो 1.5-1 महीना, मैक्सिमम 2 महीना लगातार देते हैं, उसके बाद कुछ ब्रेक तो देना ही पड़ता है। तो यहाँ पे इस सवाल का ये जवाब हो गया, कितनी देर और कितनी बार दिन में लेना, इसका मैंने उत्तर दे दिया। फिर कुछ समय रुककर अगर ज़रूरत हो तो लिया जा सकता है। धनिया थायराइड रोगी कितना समय लगातार लें? और देखो, इसमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, लाभ तो पहले ही हफ्ते से होने लग जाता है। मैंने 70-80% केसेस में देखा कि 1 महीने बाद ठीक होने लग जाता है काफ़ी। कई लोगों ने तो जल्दबाजों ने 1 महीने बाद रिपोर्ट करा ली, तो उनका भी नॉर्मल आया। लेकिन जब स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि थायराइड 200 तक उसके पार जाने लग जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है, तो हम एकदम से फिर ये नहीं कहते कि अब भी फ़र्क हो जाएगा। हम देते ज़रूर हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन्स हैं, बड़ा अच्छा है, ताकतवर है। लेकिन साथ-साथ अगर आपकी डाइट में नारियल का तेल, अखरोट, स्पाइरुलिना, मोरिंगा, गाजर, आंवला, ऐसी हरी मूंग, ताकत की चीज़ें जितनी अच्छी होंगी, गाय का घी, तो आप उतनी जल्दी इसकी डिपेंडेंस से मुक्त हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं लेना पड़ेगा। ये होता है, क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ पे, एक ही न्यूट्रिएंट पे, एक ही डाइट की चीज़ पे सारी ताकत के लिए निर्भर हो जाएंगे, बाकी कुछ चीज़ ऐड नहीं करेंगे, तब तो आपको लेना भी 2 बार पड़ेगा और फिर हो सकता है बंद करने पे दोबारा दिक्कत आ जाए। ये समझदारी आपको अपनी दिखानी है। धनिया के बीज लें या पत्ती, मैं पहले ही बता चुका हूँ, पत्तियाँ ठंडी हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ली जा सकती हैं अगर धनिया बीज नहीं अवेलेबल हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बीज ही अच्छे हैं, उसमें भी लेने का ढंग मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक चीज़ और जोड़ देना चाहता हूँ कि धनिया के बीज कीड़ा ना लगा हो बस, लेकिन जितने पुराने हों उतने अच्छे। बाकी मसाले जितने नए होते हैं उतने अच्छे होते हैं, लेकिन धनिया के केस में उल्टा होता है। अगर 1 साल पुराना धनिया प्रयोग में लिया जाए वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा बजाय नए धनिया के। तो ये चीज़ आपको बहुत काम करेगी अगर आप थायराइड के लिए धनिया का सेवन करते हैं तो। उसके बाद अगला प्रश्न है, धनिया मुझे ठंडा तो नहीं करेगा, दर्द तो नहीं शुरू हो जाएगी? अगर आप पत्तियों को चुनते हैं तो जाहिर सी बात है करेगा, बीज चुनेंगे तो नहीं करेगा, बीज का पाउडर चुनेंगे तो नहीं करेगा। ऐसे में जब आपको बहुत ज़्यादा धनिया के बीज बिल्कुल सूट ना करें तो आप पत्तियों वाला ऑप्शन बीच बीच में जब आपको दिल करे तो ले सकते हैं। धनिया को उबाल कर पीने से सिर दर्द होने लगता है, क्या करें? ऐसे में आप भिगो कर लें, आपको फाँट लेनी चाहिए, हिम बना के लेना चाहिए। ये फाँट होती है कि गरम गरम पानी करो, उसमें थोड़ी देर डिप करके रख दो, उबाल लो मत, इतना ज़्यादा तेज ना करो उसको, या फिर रात को भिगो दो, सुबह छन के ले लो। उबाला हुआ क्वाथ ना लो,
और अगर फिर भी दिक्कत करे तो एक बार अच्छे से अपनी बॉडी की प्रकृति को किसी वैद्य से चेक करवा के फिर वाइजली समझदारी से कोई ऐसी ऑप्शन चुनो जो इससे भी बेटर हो, क्योंकि एक दवाई से ही सारे रोग ठीक हो जाएं तो फिर दूसरी दवाई भगवान ने क्यों बनाई, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर वो छोटा मोटा अगर ऐसा कुछ करने से सॉल्व होती है प्रॉब्लम तो ज़रूर कर लीजिए। और धनिया से कफ कोल्ड की समस्या हो रही है, धनिया से कफ कोल्ड की समस्या तभी होगी जब आप पत्तियों का प्रयोग करते हैं, तो बीज के द्वारा नहीं होगी। धनिया गर्भावस्था में ले सकते हैं क्या? देखिए, गर्भावस्था में इसका उत्तर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, सूझबूझ से समझना पड़ेगा कि कैसे प्रयोग करना है। पहली बात, ज़्यादा मसाले गर्भावस्था में दिए ही नहीं जाते, नॉर्मल मसाले डाइट में जितने डलते हैं वो ठीक होते हैं। दूसरी बात, अगर लेना पड़ भी जाता है तो गर्भवती महिला को खाली पेट दवाइयाँ देने से मना किया गया है, यहाँ पे वो खाली पेट नहीं ले सकती। तीसरी बात, अगर उसको लेना ही है तो इतना ले कि कहीं उसको ये गर्मी ना दिखा जाए, क्योंकि है तो ये गर्म तर, तो गर्भवती महिला सेंसिटिव फेज से गुजर रही होती है, तो ऐसे में अगर वो पत्तियों आदि का प्रयोग करती है कभी कभार के लिए तो सेफ है। अगर बीज का प्रयोग करती है तो भी सेफ है, लेकिन 7 डेज ऑन 7 डेज ऑफ, वो भी तब जब उसे लगता है कि मुझे लेना ही पड़ेगा, कोई और चीज़ काम नहीं करती, या पहले वो इसको लेती थी और उसको इसी से लाभ मिलता था। अगर वो नया एक्सपेरिमेंट करना चाहती है तो हम नहीं देते हैं, कारण क्योंकि उसने गर्भावस्था से पहले कभी इसको ट्राई नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में फिर नहीं देते। तो फिर क्या देते हैं, नारियल का तेल उसको डाइट में कच्चा ऐसे ऊपर से सब्जी के ऊपर से डाल के अगर 1 चम्मच दे दिया जाए, वो भी इतना ही काम करेगा, इफेक्टिव होगा। अगर उसको आप कहें कि साथ में अखरोट भिगो कर लेना शुरू कर दे, ठंडा हो जाएगा वो भी, भीगा हुआ अखरोट, तो वो भी थायराइड को ठीक करने लग जाएगा। गर्म पानी ठंडे पानी का सेक यहाँ थायराइड के लिए कर लें। टंक विद्या नाम का एक अभ्यास है, क्रिया है योग की, वो मैंने सिखाई, वो कर लें। ये 4-5 चीज़ें कर लेंगी तो उनका थायराइड तो वैसे ही नॉर्मल हो जाना है। तो ऐसे में आपको इन चीज़ों पे ज़्यादा जाना चाहिए, इधर नहीं आना चाहिए, ये आपके लिए बहुत सेफ रहेगा। और कितना लेना चाहिए अगर जरूरत पड़े और किसको लेना चाहिए ये भी मैं बता चुका हूँ। अगला एक और प्रश्न ले लेते हैं, धनिया को उबाल कर 1 हफ्ता के लिए रख सकते हैं क्या? देखिए, धनिया को उबालना हो या किसी भी जड़ी बूटी को उबालना हो, अगर तो आप उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं तो उसमें शहद डलता है, तभी उसको 1 हफ्ता आदि रखा जा सकता है। बाकी स्थितियों में ये बासी हो जाएगा शाम तक ही, क्योंकि चाय बना के जैसे प्रयोग करते हैं वैसे ही है, थोड़ी देर में चाय का रंग बदल जाता है, पी नहीं पाते हैं, उसका स्वाद बदल जाता है, कड़वी हो जाती है, ऐसे ये भी बासी हो जाता है। इसलिए ताज़ा ही बनाएं, ताज़ा ही उबालें। और अगर आपको लगता है कि आप रोज़ नहीं उबाल सकते तो धनिया का अर्क आता है, उसको ले लीजिए 4-4 6-6 चम्मच 1 कप पानी में सुबह शाम खाली पेट। अगर आपको लगता है और ज़्यादा इफेक्टिव फार्मूला थायराइड के लिए कोई प्रयोग करने के लिए अगर है तो बताइए। तो उसके बाद आता है आवटु संतुलन अर्क। आवटु संतुलन अर्क थायराइड की ग्लैंड को, ग्रंथि को संतुलित करता है, चाहे फिर हाइपर थायराइड हो या हाइपोथायराइड हो। दोनों स्थितियों में 4-4 6-6 चम्मच अर्क सुबह शाम 1-1 कप ताज़े या गुनगुने पानी में अपनी प्रकृति के अनुसार गर्म या ताज़ा पानी डाल करके सुबह शाम खाली पेट दिया जाता है। तो ऐसे में 2-3 महीने में देखा जाता है थायराइड नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे ये सारी उलझनों को मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी आपकी, और आपको बताने की कोशिश करी ताकि आप आयुर्वेद को सेफली प्रैक्टिस कर सकें, एटलीस्ट घरेलू चीज़ों से। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा? ऐसे और कौन से प्रश्न हैं जो आपको पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए तंग कर रहे हैं, आप चाहते हैं उसका समाधान मेरे द्वारा, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आने वाले समय में मैं ऐसी वीडियोस आप सबके लिए लेकर आता ही रहूँगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। और एक ज़रूरी सूचना, आनंदम आयुर्वेद जो कि मैंने अपने शौक से आप लोगों के लिए शुरू किया है, कि जिसके द्वारा उन औषधियों को हम बनाने लगे हैं जो औषधियाँ आयुर्वेद के ग्रंथों में बताई गई हैं, लेकिन अब वो बनती नहीं हैं, उनकी डिमांड कम हो गई, उनको जानने वाले कम हो गए। अब दोबारा से उन चीज़ों को हम रिवाइव कर रहे हैं, या उन औषधियों को जो मार्केट में इतनी क्वालिटी में नहीं मिल पाती, हम उसमें थोड़ी जान भर के, क्वालिटी भर के बना रहे हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ों के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी चाहिए तो ज़रूर हमारी वेबसाइट www.sanskritibazaar.com को गूगल पे जा कर के सर्च करें एक बार, और वहाँ जा कर के आपको आनंदम आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स सारे देखने को मिल जाएंगे। आपने जिन्होंने प्रयोग करे हैं पहले से ही, अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं ये समझ सकूँ कि हमने किस डायरेक्शन में काम कर लिया है और किस
डायरेक्शन में अभी काम करना बाकी है। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।